की एक कंपनी है, तो सुजुकी का भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे एस्पेक्ट, कई एस्पेक्ट्स को कवर करता है वाइब्रेंट गुजरात। और जिस तरीके से निखिल हम बात कर रहे थे कि पिछले कुछ समय जो 2 बार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट नहीं हो पाया, हालांकि 2 साल में 1 बार होता है और कोरोना काल के दौरान ये समिट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। इस बार इसी कारण से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। और चूंकि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल डोमेन में काफी कुछ हो गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ हो गया है, और कोविड ने काफी हद तक बिजनेस का जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा बदल दिया है, या हम कह सकते हैं उसमें कई मल्टीपल्स उसमें तेजी ला दी है। तो उसको, उस एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत अहम और बड़ा मौका है। जी, निश्चित तौर पर एक बात आपने जैसा कि कही, और जिस तरह से भारत की इकॉनमी कुलाचे मार रही है, बिजनेस हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है, और जो दुनिया भर में भारत के अर्थ जगत की जो है वो छाप देखी जा सकती है। ऐसे में जो इस तरह की समिट्स है उसमें भी ये साफ तौर पर परिलक्षित होता होगा कि किस तरह से इंडिया के साथ में बिजनेस करने के लिए जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसकी उसकी वो कितनी आतुर दिखती है। देखिए, इस बात का साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जापान है, जापान भी कई ट्रिलियन यानी इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में। हम देखते हैं कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत का वर्कफोर्स आए। माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट हम कर रहे हैं कई देशों के साथ, हम कई देशों के साथ एफटीएज पाइपलाइन में है। उसके तो इससे बेशक पता चलता है कि इंडिया मीन्स बिजनेस, और गुजरात उसका एक, अगर हम कहें तो एक मॉडल है, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, व्यापार के क्षेत्र में लगातार इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे, तो बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में और ऐसे अपॉर्चुनिटीज में कोई कमी नहीं आएगी। 2009 की अगर मैं बात करती हूँ निखिल, 2009 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था। उसके बावजूद वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में अटेंडेंस थी, कई देश आए थे, कई देश के प्रतिनिधि आए थे, बिजनेस फ्रेटर्निटी आई थी, ग्लोबल बिजनेस फ्रेटर्निटी आई थी, और 2009 का वाइब्रेंट गुजरात समिट काफी ज्यादा सक्सेसफुल था। तो इससे ये पता चलता है कि व्यापार के अगर हम नए आयाम देते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खड़ा करते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देते हैं, कई ऐसे ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव ऑप्शन देते हैं अगर बिजनेसेस को, तो बिजनेसेस बिल्कुल आना चाहेंगी भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे देखते हैं, भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स के तौर पे देखते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट्स से अगर देखा जाए तो बिजनेसेस बेशक इंटरेस्टेड रहते हैं भारत में, कि भारत में जाकर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया जाए। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी भारत में खोले हैं पिछले ही कुछ साल में, और ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जी, एक चीज़ आपने और भी देखी है कि ये जो समिट है इसमें तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनमें राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल है, यूएई के राष्ट्रपति भी आज यहाँ पहुँच रहे हैं। आपने देखा कि मोज़ाम्बिक और तिमोर लेस्ते के जो प्रमुख हैं वो भी आज रहे हैं। तो किस तरह से इसको देखते हैं कि एक अवसर के तौर पे बिजनेस की तो बात निश्चित तौर पर हो रही है, साथ ही साथ जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं वो भी परवान चढ़ रही हैं एक ऐसे माहौल में जहां पर सभी कहीं ना कहीं दुनिया को, जब देश को अपने अपने देश के बिजनेस की बात होती है तो दुनिया को विकसित करने की भी बात होती है। मेघना, बिल्कुल। और देखिए, अभी जैसे हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ईवी का एक जो पवेलियन है वो देख रहे हैं, उसके साथ एरोनॉटिक्स का, एविएशन के सेक्टर को देख रहे हैं। तो ऐसे कई पवेलियन पर वो जा रहे हैं और वहां पर वो नजर बनाए हुए हैं, कई ब्रांड्स के पवेलियंस पर जा रहे हैं, कई चीजों को देख रहे हैं। वहां पर ईवी के बसेस की बात हो रही है, ड्रोन की बात हो रही है, हम बात करते हैं कई चीजों के मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। खास करके अब हम देखते हैं कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, कई यूनिकॉर्न्स भारत से निकल रहे हैं। भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप्स हैं, भारत में ऑनलाइन हर एक स्टेटमेंट के सोल्यूशन के लिए कोई ना कोई स्टार्टअप काम कर रहा है।
मेडिसिन का क्षेत्र हो, टेलीमेडिसिन का क्षेत्र हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं, ई संजीवनी हो, ऐसे कई चीजें हैं जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके खुद सॉल्यूशंस लेकर आए हैं और वो सॉल्यूशंस को वाइबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से इस ट्रेड शो की ई मोबिलिटी जैसे ऊर्जा सक्षम की हम बात करते हैं, भविष्य की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी इतना आवश्यक बन गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ई मोबिलिटी कितना अहम हो गया है, ये पता चलता है जब जैसे कॉप जैसे सम्मेलनों में जिस तरीके से सारे देश आते हैं और इस चीज पर चर्चा करते हैं तो पता चलता है इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है। अगर हम देखें तो नए वाहन मॉडलों के साथ कई अत्याधुनिक चार्जिंग की टेक्निक, बेटर बैकअप वाली जो बैटरीज हैं जो ईवी में जो लगती हैं, और उसके साथ भी कई ब्रांड्स भी अपने एग्जिबिट को यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जो परिवहन है, जो ईवी है, उसमें किस तरीके से इनोवेशन से ज्यादा क्या नया इनोवेशन आया है, कहाँ पे और ज्यादा इनोवेट किया जा सकता है, R&D को किस लेवल तक ले जाया जा सकता है, उस पर भी एक बहुत अहम फोकस है। नॉलेज इकोनॉमी स्टार्टअप्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, उसके साथ ही मेक इन गुजरात की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जहां पर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की पहल की और कई उद्योगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात की, तो उसके बाद से किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा गतिशील बनाया जाए, उसके लिए ये एक पवेलियन भी तैयार किया गया है। सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन, ऐसे भी कई विषयों पर भी इस ट्रेड शो में ध्यान दिया जा रहा है, जहां पर सबसे अहम निखिल है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और हाइड्रोजन, अगर हम बात करें हाइड्रोजन ईंधन की तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फ्यूलिंग स्टेशन की बात करें वो इंपॉर्टेंट है, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खड़ा किया जाए, ये कैसे मॉडल बन सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेशक बात होती है, और हमने देखा कि हाल ही में जब G20 की मीटिंग चल रही थी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप में इन्हीं चीजों की चर्चा करते थे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सके, सिटीज को सस्टेनेबल बनाया जा सके। तो इन्हीं सब सॉल्यूशंस को बिजनेस मॉडल बनाकर एग्जिबिट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सके, जो लोग रह रहे हैं, जो सिटीज को लिवेबल बनाया जा सके और इससे एक रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सके। जी, निश्चित तौर पर आपने आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप्स का जिक्र किया। एक जहन में ख्याल आता है या लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो सब कुछ भारत में बना हुआ, सब कुछ भारत में का निर्मित, लेकिन जो विदेशी जो कारोबारी हैं उनके साथ में गठजोड़, उनके साथ में सहयोग और उनके साथ में तकनीक का आदान प्रदान से लेकर के बाजार का भी, जिसको कि भारत भी एक बाजार है और वहाँ पर भी एक बाजार ढूंढने की बात होती है। इस लिहाज से ये जो समिट है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ कितना एक कदम बढ़ाती हुई नज़र आएगी, आपको लगता है, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं और जो नए उद्यमी हैं उनकी बात करते हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हम अभी इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हम जानते हैं ये गुजरात की बात हो रही है, लेकिन देखिए आपने जब प्रश्न पूछा तब भी आपने एक एस्पेक्ट रखा कि हम भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बात को सीधे तौर से लिंक किया जा सकता है कि जब गुजरात में जिस किस्म के इन्वेस्टमेंट आते हैं या गुजरात में जिस तरीके का बिजनेस आता है उसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक्सपेंशन जब कंपनियां करती हैं, अगर पहले गुजरात में आए उसके बाद अन्य राज्यों में भी एक्सपैंड करती हैं, तो इसका बेशक इम्पैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। और हम जब स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, फिनटेक के क्षेत्र में कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ड्रोन्स हैं, उसके साथ ही कई ऐसे स्टार्टअप्स, अब देखिए जैसे भारत का स्पेस सेक्टर भी अब स्टार्टअप्स को खुल चुका है, स्काईरूट, अग्निकुल, ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो लोगों की जुबान पर इनके नाम है और ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में, और किस तरीके से स्पेस को भी प्राइवेट सेक्टर कितना ज्यादा उसको इस्तेमाल करके आगे स्टार्टअप्स बढ़ सकते हैं स्पेस के क्षेत्र में, वो भी एक बहुत अहम एस्पेक्ट है।
तो अब कोई भी अगर हम देखें, ना केवल इन सब चीजों में, बल्कि ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को देश और दुनिया तक डिस्प्ले कर रही हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, गांवों तक उस रेवेन्यू को पहुंचा रही हैं। तो अगर हम देखें तो ना केवल एक ये स्टार्टअप का जो क्षेत्र है वो एक क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल तक और ग्लोबली भी होता है। जब गुजरात की बनी हुई चीज देश भर में जाती है और उसके बाद दुनिया भर में जाती है, या देश की किसी भी कोने में बनी हुई चीज एक कंपनी के जरिए या किसी एक वेंडर के जरिए विश्व भर में पहुंचती है, तो बेशक रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है और उसके साथ ही उस चीज की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा करती है। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये एक साइकिल है जिसमें इम्पैक्ट हर किसी को होता है, और जो भी इस साइकिल से जुड़े रहते हैं उन्हें इस प्रॉफिट साइकिल में एक बेनिफिट मिलता है। और इसी को कहते हैं कि वायबल बिजनेस क्रिएट करना, और जो कि गुजरात में जिसका कल्चर हमेशा से रहा है कि किस तरीके से बिजनेस में वायबिलिटी हो, क्या इसकी जरूरत है, कितनी जरूरत है, उसको कितना स्केल किया जा सकता है, उससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में लोग रखते हैं, और इन सभी एस्पेक्ट्स को एक तरीके से जो बिजनेस, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो स्टेक होल्डर्स आते हैं ऐसे समिट्स में, वो ऐसे ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढते भी हैं कि पता चले कि कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं मेघना, वो बहुत चमक धमक के साथ में एक ट्रेड शो को परिलक्षित करती है, प्रदर्शित करती है। लेकिन इसके साथ मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं, समझाएं कि ये सिर्फ बड़े लोगों का, बड़े उद्यमियों का एक ट्रेड शो नहीं है, बल्कि इस बिजनेस से जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो तमाम जो समिट है, ये इससे पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को, जो आम आदमी है, वो भी इससे प्रभावित होता है, और उसका भी कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी एक हिस्सेदारी है। देखिए निखिल, जब हम देखते हैं यहाँ पर कि काफी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर जैसे इस ट्रेड शो में अगर मैं बात करूँ तो 13 डोम हैं और 1000-2000 एग्जिबिटर्स हैं, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितनी वैरायटी भी यहाँ पर है। अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेसेस को डिस्प्ले करने की, बड़ी सी बड़ी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं रिलायंस, अदानी, टाटा, ऐसे कई कंपनियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। उसके साथ ही विदेशी कंपनियां भी हैं, देश की भी कंपनियां हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो एमएसएमई का कई मंत्रालयों ने भी अपने यहाँ पर एग्जिबिट लगाए हुए हैं। गुजरात का एक एक्सपीरियंस जोन है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी निखिल कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्टेक होल्डर के लिए जिसको जिस क्षेत्र में दिलचस्पी है, सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बेशक मौजूद है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें, अगर हम बात करते हैं कोलैबोरेशन के हिसाब से, बायर वेंडर के बीच बातचीत, मीटिंग, ये सब का सिलसिला इन्हीं सब ट्रेड शोज में शुरू होता है। और इसका उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं जब इस ऐसे ग्लोबल ट्रेड शो पिछले वाइब्रेंट गुजरात समिट में हुए हैं। जी, दरअसल मैं ये भी बताना चाह रहा था कि जिस तरह से ये सारे बिजनेसेस हैं, ये ओवरऑल जब कंट्री के इकॉनमी को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसका असर देश के हर हिस्से पर, हर व्यक्ति पर, हर कोने पर पड़ता है, जिसको आपने भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया। ये बात भी समझना चाहेंगे कि 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल गुजरात समिट की शुरुआत की थी। 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस जर्नी को भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से ये 2 दशक कई मायनों में देश के लिए मार्गदर्शक के तौर पर साबित हुए हैं। गुजरात ने एक तरह से लीड करते हुए कहीं ना कहीं ये बताया है कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इस तरह के एवेन्यूज़ को आगे कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। देखिए निखिल, अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो पिछले वर्ष ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने अपने 20 वर्ष पूरे किए हैं। ये 20 वर्ष जो पूरे हुए हैं वो एक बहुत लंबी जर्नी रही है और इतनी आसान जर्नी भी नहीं रही है। जो लोग गुजरात को जानते हैं, जिन लोगों ने गुजरात को देखा है, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2001 का वो भयावह भूकंप आया कच्छ का, 2002 में फिर जिस तरीके का अगर हम देखें तो गोधरा कांड हुआ और
बाद जो एक तस्वीर है पूरी तरीके से बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से बिजनेसेस को यहाँ अट्रैक्ट किया जाए, किस तरीके से पूरे राज्य का माहौल बदला जाए और राज्य को प्रगति की दिशा में ले जाया जाए। उसके लिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की बहुत ही हम्बल शुरुआत हुई अहमदाबाद के साइंस सिटी में। एक छोटी सी जगह लेकर एक टेम्पररी सा एक अगर हम देखें तो टेंट जैसा स्ट्रक्चर लगाकर, और वहां पर वाइब्रेंट गुजरात का समिट हुआ था, जहां पर कुछ देश आए थे, थोड़े डेलीगेट्स आए थे, कुछ इन्वेस्टर्स आए थे। और उसके बाद से लेकर लगातार जब देखा गया कि धीरे धीरे करके 2009 का जब सक्सेस देखा, लगातार इस पे डटे रहे, उसके बाद ये सक्सेस आज देखने मिल रही है कि हजारों की संख्या में डेलीगेट्स आते हैं। कई मतलब अगर हम कहें दर्जनों देश इसमें हिस्सा लेते हैं, दर्जनों देश पार्टनर कंट्रीज बनते हैं, तो उससे इसकी सक्सेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अगर मैं इसकी एक झलक दिखाऊं, अगर यहाँ पर दर्शकों को बताऊं कि कल की ही अगर हम बात करें तो कल इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का इनॉग्रेशन होगा, और इनॉग्रेशन के साथ साथ ही कई सेमिनार्स होने वाले हैं, कई कंट्री सेमिनार्स होंगे। बात होगी, अगर हम देखें तो कल एक कंट्री सेमिनार होने वाला है जापान का, उसमें बातचीत होने वाली है कि अगला फेज जापान कहाँ मेक इन इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कहाँ पर जापानीज जो कंपनीज हैं वो अपनी भारत में प्रेजेंस को बढ़ा सकती हैं, अपने को बढ़ा सकते अलग अलग क्षेत्रों में, डिजिटल हो, ग्रीन एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स में। तो इस पर एक कंट्री सेमिनार होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट, एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ के अपॉर्चुनिटीज में भी किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा सके, एयरक्राफ्ट एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उसमें भी बातचीत होगी। इसमें कैसे एरोस्पेस इकोसिस्टम में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, उसके ऊपर बातचीत होगी। उसके अलावा देखें तो ऑस्ट्रेलिया का भी एक इवेंट है जो कंट्री सेमिनार है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ये बात करेगा कि कहाँ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्टडी और टूरिज्म, इन चीजों, इन मेन एस्पेक्ट्स पर बातचीत होगी। उसके अलावा भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखें तो धोलेरा गुजरात में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिजनेसेस, इसके लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग मेट्रो और मेगा सिटीज को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और उसके ऊपर बातचीत होगी कैसे ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज अहम होगी, और धोलेरा जो स्मार्ट सिटी बन रहा है वो किस तरीके का होगा, उस पर बातचीत होगी। तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर चर्चाएं होनी है। कई यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का भी एक इवेंट है, उसके साथ ही सिंगापुर कंट्री है, इंडो जर्मन पर्सपेक्टिव्स पे भी एक सेमिनार है। तो कई ऐसे सेमिनार्स हैं, यूके का कंट्री सेमिनार, वियतनाम का इंडिया बिजनेस फोरम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बातचीत। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और अगर हम देखें तो इसमें वो बिजनेसेस को बढ़ावा मिल सके, इस पर इस पूरे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 3 दिन का 10, 11 और 12 तारीख को जो ये समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें फोकस रहेगा, और साइमल्टेनियसली ही कई सेशंस चलेंगे जिसमें इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को भी उठाया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर आपने ये कहा कि 2001 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से ये ग्लोबल समिट की शुरुआत बहुत हम्बल तरीके से की गई। आपको लगता है कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत है इस तरह के आयोजनों को न सिर्फ करना बल्कि उनको आगे बढ़ाना और जो उनका असल मकसद है उसको भी हासिल करना? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अगर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की बात करते हैं तो निखिल, आपका भी एक लंबा तजुर्बा रहा है। आपने भी देखा होगा कि इस किस्म के समिट की उस समय 2003 के आसपास बात नहीं होती थी कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए, और क्योंकि आजकल कई तरह के एप्रीहेंशंस रहते थे कि क्या लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या एक इवेंट में मात्र आकर क्या बड़ी बड़ी डील साइन हो सकती हैं, क्या इस तरीके से लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्या अड़चनें हो सकती हैं, क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। वो उन सभी अड़चनों को पार कर ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने ये सफर को तय किया है। इस सफर को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कहाँ
जहां एक तरीके से कुछ देश इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे। आज हर क्षेत्र में कई दर्जन देश हैं जो गुजरात में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम जानते हैं यूएई के राष्ट्रपति नायन आज आ रहे हैं, आज वो गुजरात आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेंगे। एक रोड शो भी होने वाला है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे भारत में यूएई का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी राज्य में है तो वो गुजरात है। जापान का कई दशकों का, तकरीबन 6 दशकों का रिलेशनशिप गुजरात के साथ रहा है। अगर हम देखें तो कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका एसोसिएशन गुजरात के साथ रहा है। फार्मास्यूटिकल्स की क्षेत्र की बात करें और कई ऐसे जो क्षेत्र हैं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की जो क्षेत्र हैं उनमें खास करके, तो ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जिसमें गुजरात ने धीरे धीरे करके एक फोकस रखा कि कैसे इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ाया, किस तरीके से प्राइवेट एंटिटीज को फैसिलिटेट किया जाए, इन्वेस्टर्स को कैसे यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए। तो हर तरीके से जो दृढ़ इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे हैं निखिल, वो थी, तभी ये इतना लंबा सफर तय हो पाया। कई अड़चनों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर पिछले साल, जब 20 साल पूरे हुए थे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के, तो उसी साइंस सिटी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से। और इन खट्टी मीठी यादों में कई बार ऐसा भी होता था कि इन्वेस्टर्स को कहा जाता था कि आप इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था, डराया जाता था कि गुजरात में इन्वेस्ट ना करें। तो उन सभी अड़चनों को पार करके वाइब्रेंट गुजरात आज जहां खड़ा है, वो ना केवल गुजरात की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ बिजनेस काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और ऐसे समिट कई एक तरीके का ऐसे समिट, ये जो समिट है ये प्रेडिसेसर के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी राज्य अपना बिजनेस समिट करता है। जी निश्चित तौर पर। अगर इस ग्लोबल समिट की बात कही जाए, मेघना, गुजरात जो है जिस तरह से पूरे देश भर में या ये कहें कि तमाम विदेशों में भी एक विकास का रोल मॉडल बनकर उभरा है, इस तरह के समिट्स जो है और जो पॉलिसीज़ है बिजनेस को लेके, वो एक बड़ी भूमिका निभाती हैं इसके लिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा अगर हम कहें तो योगदान है गुजरात में। जिस तरीके से कंपनीज ने, अगर हम देखें तो टाटा को जब प्लांट सेटअप करना था तो गुजरात ने एक जगह दी। कई बार ऐसा, कई ऐसे अगर हम देखें तो कंपनीज को गुजरात ने जगह दी, कई तरीके के उनको बेनिफिट्स दिए ताकि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रोजगार जनरेट करें। तो एक चीज ये बेशक है कि कोई भी जब कंपनी प्लांट लगाती है, अगर हम देखते हैं तो साणंद में जो प्लांट बन रहा है माइक्रॉन का, वहां पर भी आसपास के लोगों को रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो खड़े हो रहे हैं। उसके साथ ही कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम देखें तो वहां पर एक अटल टिंकरिंग लैब को भी चला रहा है माइक्रॉन, जो साणंद में है। तो ये ऐसे कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो ना केवल एक डेवलपमेंट कंपनी के लिए, ना केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए, बल्कि जब कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा बनाती हैं तो उस पूरे क्षेत्र का भी जो एक तरीके से कहते हैं डेवलपमेंट होता है और बेनिफिट होता है। जी, जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, अमृत काल का हमारा सफ़र जारी है, विकसित भारत बनाने का संकल्प हमने लिया है और जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं हम। ऐसे में जो इस तरह की समिट्स हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है और देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके लिए कितना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि गुजरात से सीख लेनी चाहिए, गुजरात को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और इसका देखिए ये चूंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि जो एक प्रेडिसेसर के तौर पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने अपना मार्क छोड़ा है, एक ब्रांड बन के उभरा है, तो जब भी कोई राज्य बिजनेस समिट करता है या ऐसे इन्वेस्टर्स मीट करता है, ऐसे ग्लोबल समिट करता है इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, भले वो नेशनल हो या ग्लोबल हो, वो वाइब्रेंट गुजरात का एक मॉडल बेशक अपनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई चीजों को बहुत एक ऐसे एस्पेक्ट से देखा गया लॉन्ग टर्म
सोच के हिसाब से। पहले जब 2003 का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था, उस समय एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था, टेम्पररी सा एक स्ट्रक्चर बनाकर वहां पर सबमिट किया गया था। कोशिश की गई थी कि अच्छा हो, जितना सुविधाएं थी उस हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश की गई। आज वो समिट एक परमानेंट स्ट्रक्चर में होता है। इतना बड़ा महात्मा मंदिर का कन्वेंशन हॉल बनाया गया है, वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर में हर 2 साल में होता है। कोरोना काल को अगर निकाल दें तो हर 2 साल में इसे आयोजित किया गया है। और अक्सर ये जनवरी के समय होता है, जहां पर काइट फेस्टिवल भी गुजरात में हो रहा होता है। तो लोग ना केवल बिजनेस के लिहाज से आए, बल्कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो कल्चर है उसमें भी घूमे, जाने, एक्सप्लोर करें क्या है गुजरात में। तो उसके बारे में, उससे भी काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ की इकोनॉमी पे, टूरिज्म प्रमोट होता है। और उसके साथ ही ये जो समय है, ये कच्छ में रणोत्सव का समय है। तो किस तरीके से अगर जो डेलीगेट्स आते हैं उनको कई बार वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि वो रण जाएं, रण देखें, जो रणोत्सव है उसका आनंद उठाएं। तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं, जिनको प्रमोट करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं निखिल, बेशक ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसको कई साल लगे हैं बनने में, और ये बेशक एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हुआ है। और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इंडेक्स बी की अगर बात करें जो आयोजित करता है, गुजरात सरकार के कई विंग्स हैं जो इसमें लगते हैं, और उसके साथ ही कई कंट्रीज को रीच आउट करना पड़ता है, कई लोगों को इनवाइट एक्सटेंड करना पड़ता है, कई कंपनीज को इनवाइट करना पड़ता है, कई जो एग्जिबिटर्स हैं वो अप्लाई करते हैं। उनमें से जो एग्जिबिटर्स, हमें कल ही जो जनरल मैनेजर है इंडेक्स बी के, वो बता रहे थे कि अब उनके पास एक स्टॉल लगाने की भी जगह नहीं बची है इस ग्लोबल ट्रेड शो में, जिससे पता चलता है कि कितना बड़ा सक्सेस है और कितना ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करता है और कितनी ज्यादा डिमांड है इस ट्रेड शो की, क्योंकि लोग देखने आना चाहते हैं, लोग जानने आना चाहते हैं, लोग सीखने भी आना चाहते हैं। तो इसलिए भी कई मायनों में जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के आसपास लिंक्ड है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, इस बार समिट